कि ये अगर डीएसपी बन गए तो नो डाउट इसको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, तो हमारी बेटी कैसे काम करेगी, ये वाली डर। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर वो कोचिंग करें तभी कोई बड़ा पोस्ट उनको मिल सकता है। तो जैसे मैंने प्रीलिम्स दिया था, मैंने बिना कोचिंग के दिया था, फिर भी मैंने क्रैक किया। और हेडक्वार्टर है वहाँ पे, तो मैं कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे कि मैं किसी नक्सलियों के बीच में मैं रहती हूँ फ्रीली। नमस्कार, मैं हूं मधुसूदन, आप देख रहे हैं भारत जनमत। मैं इस वक्त मौजूद हूं छत्तीसगढ़ में। आज हमारे साथ एक शख्सियत है बातचीत करने के लिए, जिनका नाम ललिता मेहर है, जो कि छत्तीसगढ़ की एक चर्चित महिला पुलिस अधिकारी हैं। और हम इनसे बातचीत करेंगे कि स्ट्रगल को फेस करते हुए सीजीपीएससी क्वालिफाई किया। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि होने से एक महिला को या एक जो गरीब परिवार के बच्चे को क्या स्ट्रगल करना पड़ता है? जैसे डेफिनेटली मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो डीएसपी जैसे रैंक में आना किसी बहुत बड़े सपने के सच होने से भी बहुत बड़ी बात है। और इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि जिस माहौल से मैं पली बड़ी हूँ, मैंने ऐसा सपना भी नहीं देखा था कि मैं कभी भी एक बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगी लेकिन इतना था कि अपने पैरों में खड़े होना है, इंडिपेंडेंट रहना है, ताकि मैं लोगों के लिए और अपने लिए हमेशा जो भी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना पड़े। तो नो डाउट जब पढ़ने की बात आती है तो आप थोड़ा कहाँ से आप गांव से शहर में जाके पढ़ना, बेटर क्वालिफिकेशन पाना, वो सबके लिए चैलेंज तो रहता है। और जब जॉब में भी आ जाएं तो घर वालों की मेंटलिटी, क्योंकि जिस माहौल में लोग रहते हैं उनकी सोच अलग ही रहती है, गांव की जैसे ही रहेगी। नो डाउट मेरी भी सोच वैसी ही थी। मैं जब बाहर रहने लगी तो मेरी सोच बदलते गई, मैंने लोगों के सबको देखा, मेरा नज़रिया थोड़ा बदला। तो मेरे हर चीज़ को लेके पॉजिटिव अप्रोच रहता है कि मैं महिला पुलिस अधिकारी भी हूँ, तो भी नाइट में जो मेल ऑफिसर्स हैं मेरे, उनके साथ मैं दिन रात काम कर सकती हूँ, ये वाली फीलिंग्स मेरे में रहती है। काम करना पड़ेगा तो हमारी बेटी कैसे काम करेगी, ये वाली डर रहती है। तो ये सब डर को दूर करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और चूंकि मेरे सर्विस को आज 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब मैं बोल सकती हूँ कि मेरे घर वालों में वो डर खत्म हो चुका है। बिल्कुल। सबसे पहले आपके सर्विस को जो 4 साल पूरे हो चुके हैं उसके लिए आपको बहुत बधाई हो। लेकिन जैसे एक चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, या छत्तीसगढ़ का एक जो गांव का इलाके होते हैं, वहां पर दूर दराज के जो इलाके होते हैं, वहां पर एक महिला कभी भी पुलिस अधिकारी को बनने के बारे में इसलिए नहीं सोच पाती क्योंकि उनके पास संसाधन की कमी हो। तो जो ग्रामीण परिवेश से आने वाली बच्चियां हैं, लड़कियां हैं या जो लड़के हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहती हैं कि जल्द से जल्द कैसे इस मुकाम को हासिल अगर उन्हें करना है या उन्हें भी ललिता मेहर बनना है तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो समस्या मैंने फेस किया हुआ है जानकारी का अभाव, कि कैसे पुलिस अधिकारी बन सकते हैं ये हमें पता ही नहीं, सबसे पहली बात तो। और जब अभी के बच्चों में अगर आप देखेंगे तो अभी गांव में भी जागरूकता बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग मुझे भी देखते हैं और मेरे जैसे बहुत से पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ हम बन सकते हैं। तो जब हम गाँव के स्कूलों में विजिट करते थे, जैसे मैं बस्तर में पोस्टेड थी, तो बच्चे पूछते थे कि मैडम डीएसपी कैसे बन सकते हैं, आईपीएस कैसे बनेंगे, आईएएस कैसे बनेंगे। तो हम उनको बताते थे कि हाँ आप सीजीपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम देके अपना मनचाहा पोस्ट पा सकते हो। तो ये बच्चों में आ रही है, जानकारी आ रही है। और साथ ही साधन की बात जब आती है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर वो कोचिंग करें तभी कोई बड़ा पोस्ट उनको मिल सकता है। तो जैसे मैंने प्रीलिम्स दिया था, मैंने बिना कोचिंग के दिया था, फिर भी मैंने क्रैक किया। और उस समय मेरे पास मटेरियल्स कम थे, जबकि तो आजकल तो यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे ना, आप एक शब्द लिखेंगे सीजीपीएससी और उसमें आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं बच्चों को वही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को अगर साधन की कमी है तो आप YouTube को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मानिए, वहाँ से सारे साधन आपको मिल सकते हैं, बशर्ते आपको टाइम देना है और डेडिकेशन देना है, जो चाहे आप बन सकते हैं। बिल्कुल। जैसे बताया कि आपकी अभी पोस्टिंग रायपुर में है, छत्तीसगढ़ की राजधानी में, जो इससे पहले आप बस्तर में रही हैं। बस्तर को दिल्ली की मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया या जो एक आम जनमानस है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तौर पे मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं गया हूँ तो वहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत जगह है वो। लेकिन एक वहाँ पर महिला पुलिस अधिकारी बतौर पोस्टेड होने पर आपको क्या चैलेंजेस देखने को मिला, या आप भी जब छोटे रहे होगे तो नक्सलियों के बारे में सुनते रहे होगे, लेकिन जब आप बतौर वहाँ फील्ड पर उतरे तो आपको क्या चैलेंजेस और क्या बदलाव देखने को मिले और क्या वास्तविक स्थिति क्या है बस्तर की? देखिए, नो डाउट जब आप दिल्ली छत्तीसगढ़ से बाहर बात करेंगे, जैसे आप दिल्ली में ही बात करो, छत्तीसगढ़ की बात करें, तभी लोग समझ जाते हैं कि ये थोड़ा नक्सल अफेक्टेड होगा। जब बस्तर की बात करें तो उनको लगता है कि क्योंकि जो बड़ी घटनाएं होती है उनके न्यूज़ में वो ज़्यादा पढ़े रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी बस्तर जो है विश्व प्रसिद्ध हो चुका है, और वहाँ पे बस्तर दशहरा तो वो तो वर्ल्ड फेमस दशहरा, उसमें लोग कई अलग अलग देशों से देखने आते हैं।
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बस्तर में देखने को मिली। और अगर मैं फैक्ट बताऊं तो पोस्टिंग से पहले मैं भी कभी बस्तर नहीं गई थी, तो मेरे को भी थोड़ा डर लगता था कि जब मेरी पोस्टिंग बस्तर हुई तो मैं कैसे काम करूंगी, सच में बहुत नक्सल अफेक्टेड थे। बट जब मैं वहाँ गई तो मेरी ये मानसिकता चेंज हुई और वहाँ लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और जैसे मैं एज अ लेडी ऑफिसर वहाँ गई तो ऐसा लगा कि वो मेरे लिए चैलेंज नहीं, एक अपॉर्चुनिटी बन गया था, क्योंकि वहाँ पे लोगों का सपोर्ट कुछ ज़्यादा ही मुझे मिलने लग गया। हम गांव-गांव में जब जाते थे लोगों के पास में, उनकी लैंग्वेज अलग रहती थी, वो गोंडी हल्बी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी का भी उनका अलग ही स्वरूप रहता था और हिंदी लोगों को नहीं आती थी, तो हम उनके भाषा में बोलने की कोशिश करते थे, एक दो शब्द जितने सीख सके उतना, तो उनको एक अलग अटैचमेंट वो लोग फील करते थे। और ऐसा लगा मुझे कि महिला अधिकारी वो थी मैं, इसलिए लोग वहाँ की जितनी महिलाएं और बच्चियां थी वो अपने आप को और ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे और अपनी जो भी समस्या थी वो मुझे खुल के बताते थे। और जैसे नक्सल की बात करें तो जो बस्तर जिला है, जगदलपुर उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे तो मैं कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ मुझे कि मैं किसी नक्सलियों के बीच में मैं रहती हूँ। फ्रीली कहीं पे भी जाना है अपने स्टाफ के साथ, हम कहीं पे भी जाते थे, कहीं पे भी अपना प्रोग्राम करते थे, कभी ये नहीं सोचते थे कि वहां जाएंगे तो नक्सलियों का अटैक ना हो जाए करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। और लोग वहाँ जागरूक हो रहे हैं। पहले ऐसा था कि लोगों को चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए शायद वो लोग भी बैकवर्ड थे, बट अभी सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई हुई हैं, उनका लाभ लोग ले रहे हैं। और आपको बताऊं, वहां पे मैंने देखा महिला स्व सहायता समूह वो अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं और मतलब हर तरीके में, जैसे एक अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री हमने एक बार विजिट किया, वहां मैंने देखा 10-15 महिलाएं थी, वो अपना उसमें काम कर रहे थे, अपने पैरों में खड़े थे। और जैसे एक हम लोग एक और गांव गए तो वहां पे पपीता की खेती करने के लिए लड़कियों का एक ग्रुप बना हुआ था, वो लोग करके उसमें लाखों रुपए कमा रहे थे। तो आप बोल सकते हो कि विकास पहुंच रहा है, इसलिए चीजें बदल रही हैं। और पुलिस भी अब इतने सारे कैंप बन गए हैं कि लोग अब नक्सलियों से ज्यादा नक्सली से डरते नहीं, उल्टा पुलिस के होने से सुरक्षित महसूस करते हैं और खुल के हमसे संपर्क करते हैं। बिल्कुल, एक पुलिस की यूनिफॉर्म को देखकर आम समाज की महिलाएं या पुरुष कोई भी, या जो ग्रामीण मतलब एक आम आदमी जनमानस है, वो डर हुआ महसूस करता है। तो इस डर को आपको क्या लगता है कि इस डर को जो पुलिस के सामने चैलेंजेस होता है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, तो उसके सामने ये चैलेंज है कि हम इस डर को, ताकि आम लोग आपसे अपनी समस्याएं बता सकें, इस डर को आप कैसे, आपको लगता है कि कम समय में दूर हो सकता है? पुलिस जो अपनी बेसिक पुलिसिंग के काम करने लगती है ना, उसी से ही लोगों को विश्वास बढ़ने लगता है। और मुझे तो लगता है कि जहाँ विश्वास होता है ना, वहाँ डर अपने आप खत्म हो जाता है। तो जब हम अपना काम अच्छे से करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ, मैं वहाँ गई तो मैडम मेरी बात सुनी, मेरी समस्या को दूर की, तो डेफिनेटली उसका भरोसा मेरे ऊपर बढ़ता है। फिर वो अपने जब गांव या मोहल्ले में जाती है तो 10 लोगों को और बताती है कि हाँ, मैं वहाँ गई तो वहाँ से पुलिस से मुझे ये सहायता मिली, तो ये भरोसा लोगों का और बढ़ने लगता है। और हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग के बहुत सारे आयोजन करते रहते हैं, उसमें लोगों के बीच जाना, लोगों के स्पोर्ट्स करवाना, लोगों में कल्चरल एक्टिविटी करवाना, और जो बहुत सारे अलग अलग अपराध हैं, जैसे महिला और बच्चों संबंधी अपराध होते हैं, तो उसके संबंध में जागरूकता देने के लिए हम जाते हैं। स्कूलों में जाते हैं बच्चों को गुड टच बैड टच करने के लिए। तो डेफिनेटली जब पुलिस पास आती है और जब हम लोग बच्चों से हाथ मिलाते हैं, आप कई सारे मेरे वीडियोस में देखे होंगे, मैं बच्चों से डेफिनेटली एक बार हाथ जरूर मिलाती हूँ, ताकि बच्चे क्या है, डर दूर हो जाए, डर दूर हो। हम सामने पुलिस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अलग फीलिंग आती है। जब हम उसको छूते हैं, टच करते हैं, तो ऐसा लगता है नहीं, ये आम इंसान है। क्योंकि पुलिस आम इंसानों से ही बन के आई हुई है, तो बस यही है उनका भरोसा, जितनी भी कोशिश करते हैं और उसी से ही उनका डर दूर हो रहा है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे CGPSC हो गया, तो क्या कोई अगर बच्चा स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहा है तो वो कैसे UPSC की भी तैयारी कर सकता है? क्योंकि क्या ये संभव है? आपको क्या लगता है कि CGPSC का जो तैयारी करने वाला छात्र है वो UPSC भी दे सकता है? तो उसके लिए क्या उसको एक आमूलचूल परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्या बदलाव लाना पड़ेगा? मैंने कई लोगों के फीडबैक सुना है, जिसमें ये सुना है कि CGPSC जो है UPSC से ज्यादा टफ है। अच्छा। तो मैं तो ये बोल सकती हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे अगर CGPSC निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली वो UPSC भी निकाल सकते हैं। बस मन में एक डर बना हुआ है कि UPSC, तो ऐसा कुछ नहीं है। UPSC भी एक एग्जाम है जैसा CGPSC है, और कंपटीशन लोगों के बीच में ही होता है। बस सिलेबस उठाना है और पढ़ना है, क्या तैयारी करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना है और थोड़ा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा डेडिकेशन, तो कोई भी एग्जाम हो उसको मतलब क्लियर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे लोग UPSC क्लियर करके IAS IPS बन चुके हैं। बिल्कुल। तमाम हम खबरें देखते हैं मीडिया में कि इस पुलिस अधिकारी को इस नेता ने काम के लिए दबाव डाला, मतलब वो कहीं ना कहीं अपने मन मुताबिक कई केसों में काम करवाना चाहते हैं। तो इससे कभी अगर आपको क्या लगता है कि इसका मतलब कभी ना कभी इस तरीके की चीज़ों का आपने सामना किया हो, या इस चैलेंज को कैसे आप लोग निपटते हैं?
देखिए, जैसे कहीं पे भी हम जैसे पब्लिक की सर्विस के लिए हैं, वैसे ही बहुत नेता लोग भी जो रहते हैं, नेता या जो भी आप बोल सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, वो भी पब्लिक की सेवा के लिए ही रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक हमारे पास आते हैं और कई बार वो डायरेक्टली जनप्रतिनिधियों के पास भी चले जाते हैं। तो वहाँ से हमें कॉल आ जाता है कि हाँ, ये हमारे पास ये समस्या लेके आई है, कृपया इसका निदान करें। तो मैं यही देखती हूँ कि सच क्या है और सही क्या है। तो कभी मेरे को ये प्रेशर फील नहीं होता कि इन्होंने मुझे कॉल किया तो मुझे उसी के फेवर में ही काम करना है। ये जरूर रहता है कि हाँ, उनके पास अगर बंदा गया है तो कहीं ना कहीं ये रीजन हो सकता है कि वो पुलिस से डर रहा था या पुलिस को उसको लग रहा था कि वहां से काम हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास आता है फिर हम उसमें देखते हैं, जो उचित लगता है उसी को करते हैं। तो ऐसा कोई दबाव वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अगर सही किए हो तो आपको कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। आप अपनी जगह सही होना चाहिए बस। बिल्कुल। नहीं, आप जिस तरह से आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया हर सवाल का। मेरा लास्ट सवाल ये है ललिता जी कि हम तमाम हमारे जो समाज में पुरुष और महिला की जो एक समान भागीदारी से ही समाज विकसित हो सकता है, लेकिन हम तमाम वर्क प्लेस पे और तमाम देखते हैं कि तमाम खबरें आती हैं कि इस वर्क प्लेस पे या इस ऑफिस में या इस जगह पर या इस इंडस्ट्री में महिला के साथ उत्पीड़न हुआ या उनके साथ क्या कहते हैं उनको परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। तो तमाम आप लोग सेल बनाते हो, लेकिन जैसे कई खबरें ये आती हैं कि पुलिस विभाग में ही किसी महिला पुलिसकर्मी के साथ ऐसा उत्पीड़न हुआ, तो उसके लिए पुलिस में क्या आमूलचूल परिवर्तन आनी चाहिए और क्या वास्तव में ऐसी चीजों से कैसे पुलिस निपटती है? जैसे आपने कहा कि महिला उत्पीड़न संबंधी समस्याएं आती हैं, तो नो डाउट ये जहां भी आती है वहां पे कारण इसका एकमात्र रहता है उस पुरुष की मानसिकता। तो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर पुलिस सर्विस में है तो उसकी मानसिकता वैसे नहीं हो सकती, या आम पब्लिक है तो उसी की मानसिकता ऐसी होती है। तो कहीं पे भी ये चीजें हो सकती हैं। हम उसको रोकने के लिए सारे उपाय जरूर करते हैं। और सभी में जैसे कार्यस्थल पे जो लैंगिक उत्पीड़न होता है उसके लिए अलग से समिति बनी होती है, तो ऐसे हमारे पुलिस विभाग में भी होता है, ताकि अगर किसी पुलिसकर्मी के द्वारा भी महिला पुलिसकर्मी के साथ कुछ ऐसा हो तो उसकी जांच बैठी जाती है और बाद में अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जैसे आम नागरिक के विरुद्ध में भी। तो ऐसा कहीं नहीं है कि अगर पुलिस वाले कर रहे हैं तो उसको कुछ संरक्षण मिलता हो। तो अपराधी अपराधी होता है। मैं बस यही कॉन्सेप्ट पे काम करती हूँ। डेफिनेटली जैसे महिलाओं में एक झिझक रहता है कि उनके साथ कुछ हुआ तो सामने आने से डरती हैं। तो यही हम लोगों को सिखाते हैं कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप बिल्कुल न डरे, सामने आए, ताकि आपके सामने आने से किसी और महिला के साथ कुछ गलत हो तो वो भी सामने आ सके। और अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है और आप सामने उठाएंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो डेफिनेटली वो व्यक्ति किसी और के साथ गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा, और सोचेगा क्यों, उसको सजा मिलेगी तो अपने आप ही वो कुछ नहीं करेगा। फिर लास्ट सवाल हमारा बस यही रहेगा कि अब ललिता मेहर जी और कितने ललिता मेहर तैयार करेंगे, क्या लगता है, कितना आप लक्ष्य है? मैं कभी भी अपनी कॉपी नहीं बनाना चाहती, और कितनी आप महिलाओं को पुलिस अधिकारी बनाएंगी, तभी तो एक छत्तीसगढ़ का नाम होगा या पुलिस का नाम। आप मेरी बात पूरी सुने नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि ललिता मेहर का एक बेटर वर्जन बन के निकले। तो ऐसे ही मैं डेफिनेटली मैं बहुत सारे युवाओं से जुड़े रहती हूँ और बच्चों से भी जुड़े रहती हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ भी अपना एक योगदान कर सकूं। तो उनके सक्सेस में अगर 1% भी मेरा योगदान है तो मेरे लिए वही मेरे लिए सफलता की कुंजी होगी। तो बस मेरे से बेहतर बनाने के लिए मैं तो चाहती हूँ कि जितने छत्तीसगढ़ की बच्चियां हैं और बच्चे हैं सभी मेरे से बेहतर बने।